हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जो लोग नया है इस चैनल पे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप उस सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप कॉन्सेप्ट पूरा देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और इसमें एक टर्म आता है रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर, तो सबसे पहले हम इस रेडियल वेक्टर को समझते हैं क्या है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, सो वी कैन से ए वेक्टर विच इज रोटेशनली सिमेट्रिक about a fixed point। अब ये फिक्स्ड पॉइंट आपका ओरिजिन भी हो सकता है और प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हो। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में ओरिजिन को अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं तो दिस इज रेडियल वेक्टर, दिस वन आर, बट here this is radius small r and in this direction radial vector we can take। so इस origin के अराउंड रेडियल वेक्टर जो है रोटेशनली सिमेट्रिक आपको मिलेगा। लाइकवाइज अगर इस सिलेंडर की बात करें हम, सो सिलेंडर में एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा वेक्टर हमें डिफाइन करना है जो रोटेशनली सिमेट्रिक हो। सो दिस इज रेडियल वेक्टर आर। अगर इस रेडियल वेक्टर को हम रोटेट करें इस प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड लाइक दिस, तो आपको ये रेडियल वेक्टर रोटेशनली सिमेट्रिक मिलेगा। इसका अगर टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कुछ आपको इस तरीके से सर्किल मिलेगा, दिस इज सर्किल एंड हेयर ए प्रिंसिपल एक्सिस इनटू द बोर्ड। तो ये है रेडियल वेक्टर आर, और इसको हम रोटेट करते हैं इस तरीके से, मतलब ये आर आएगा यहाँ पर, ये आर आएगा, ये आर आएगा इस तरीके से। सो ये रेडियल वेक्टर जो है ये रोटेशनली आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा। सो जहाँ तक लग रहा है मेरे को कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको रेडियल वेक्टर। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डिफाइन करना है सबसे पहले सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि एक्स वाई एक्सिस पे, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, इसको हम एक प्लेन में कंसिडर करेंगे, और जेड एक्सिस जो है वो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड रहेगी। तो इस 3D स्पेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सिलेंडर को डिफाइन करना है, सिलिंड्रिकल शेप को डिफाइन करना है, और उस सिलिंड्रिकल शेप के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनकी वजह से वो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, तो उनको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर द वेरिएबल्स which are required to construct a cylindrical shape in 3D space। सो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं।
सो ये डेफिनेशन याद रखना, बुक्स में तो नहीं मिलेगी, बस ऐसे ही मैंने डिफाइन किया है अपनी तरफ से। देखते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बता दूं कि इस लेक्चर पे अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे, इसमें बिग सरप्राइजेस मिलने वाले हैं लास्ट में। आपको बिलीव नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वही चीज़ 9th से लेकर, 9th क्या मुझे लग रहा है 8th से लेकर पढ़ते आ रहे हो और अभी तक शायद उसकी रियलिटी को आप फेस नहीं किए होगे। तो मैं उसको लास्ट में देखते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। हाँ, सो इस 3D स्पेस में XY प्लेन में हमने एक रेडियल वेक्टर चूज किया, दिस इज R, विच मेक्स एन एंगल फाई विद द X एक्सिस। और इस रेडियल वेक्टर को रोटेट कर देते हैं हम इसी प्लेन में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक प्लेन है, सपोज हेयर, अगर ये एक प्लेन है और इस प्लेन में हमने ये है, इसको रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया, तो ये एक सर्किल बनेगा। ये XY प्लेन अगर ऐसे है तो एक सर्किल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लाइकवाइज इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे रोटेट करेंगे इसको, ये सो एक सर्किल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और आपको पता है सिलिंड्रिकल का शेप क्या है, सिलेंडर का लाइक दिस। ये सिलेंडर हमें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सर्किल मिल गया, इस सर्किल में अगर हम हाइट प्रोवाइड करा देते हैं लाइक ऐसे कुछ, तो एक, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर देखेंगे हम, रुको एक मिनट, ये जेड एक्सिस है, इस पॉइंट पे अगर रेडियल वेक्टर देखेंगे तो ये रहेगा रेडियल वेक्टर। अगर देखें इस सर्किल पे तो यहाँ से ये R है, यहाँ तक यही रेडियस यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये है R और इसको रोटेट कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से एक सर्किल मिलेगा। ये आपको, तो जो डिस्टेंस इधर ये है, सॉरी ये कुछ थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा पिक्चर डिजाइन कर लेते हैं अच्छे से, ऐसे ये तो ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरेट हो गया है। अब देख लेना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस सिलिंड्रिकल शेप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो आपको दिख रहा है रेडियल वेक्टर R, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं XY प्लेन में इस तरीके से। तो फर्स्ट वन इज R, फर्स्ट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज R एंड नेक्स्ट वन इज फाई, क्योंकि फाई भी वेरी हो रहा है इस तरीके से, फाई सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज Z। इस XY प्लेन से हम Z हाइट पे जा रहे हैं, सो थर्ड वन इज Z। सो दीज आर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब बात करें इनकी रेंज की, तो रेडियल वेक्टर जो है R, इसकी लिमिट 0, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, सो ओरिजिन से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रेडियल वेक्टर कितना भी बड़ा हो सकता है। सपोज ये उन्हें एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया, इसमें रेडियल वेक्टर को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो एक ये आ गया सिलेंडर, यहाँ पर इसकी ये एक्सिस ये है, यहाँ पर स्मॉल r इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद में हमने रेडियल वेक्टर को और बढ़ाया, तो ये है। तो ये देख रहे हो आप, r रेडियल वेक्टर यहाँ पर आ गया, इतना उसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ तक इतना हो गया।
तो आप देख रहे हो ओरिजिन ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओरिजिन से टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो ओरिजिन टू इनफाइनाइट ये है इसकी रेंज रेडियल वेक्टर की, या ये बोलें जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर है उसकी। बात करें फाई की, तो आप फाई को देख के बता सकते हो तुरंत कि क्या रेंज होगी। रेडियल वेक्टर जो आर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से, और ये इस तरीके से रोटेट होता होता हुआ ये फिर उसी पे आता है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ये एंगल बना रहा है जो फाई, ये फाई एंगल कंप्लीट एंगल बनेगा जाके 2 पाई। तो स्टार्ट हो रहा है 0 से और 2 पाई, तो इसकी लिमिट जो है वो आएगी 0 to 2 पाई। सो दिस इज द रेंज ऑफ cylindrical coordinate phi. And now we will discuss about range of z. So the range of z will be minus infinite to plus infinite. ये जो रेंज है, अगर सपोज ये ओरिजिन हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर, तो we move towards plus infinite and from origin towards minus infinite. So जो z की लिमिट है वो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ये। तो बस अभी आपको क्या करना है कि इनकी रेंज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि आर की रेंज क्या रहेगी, 0 to इन्फाइनाइट। अब अगर पर्टिकुलर सिलेंडर दे दिया और उसकी रेडियस कुछ बोल दिया स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, तो 0 to स्मॉल आर हो जाएगा या 0 to कैपिटल आर हो जाएगा। बात करेंगे फाई की, तो फाई जो है 0 से 2 पाई एंड जेड की लिमिट माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के बीच में रहेगी, रेंज है ये, मतलब मिनिमम लिमिट माइनस इन्फाइनाइट एंड मैक्सिमम लिमिट प्लस इन्फाइनाइट। तो इसकी रेंज में कुछ भी हो सकता है, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 to z हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को आर फाई जेड के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हटाते हैं पहले, और ये याद रखना बिग सरप्राइज क्या है, क्या मिलेगा आपको बिग सरप्राइज लास्ट लेक्चर, लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो नाउ वी हैव टू डिफाइन एक्स वाई एंड जेड in terms of r, phi and z cylindrical coordinate system. So x की वैल्यू क्या है देख सकते हो आप, this is radial vector r and if we draw a perpendicular from this point on x axis, so it will be like this, it will be like this. And similarly if we draw a perpendicular from this point to y axis, from this point to y axis, so now we can define this distance. if ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, ये एंगल फाई बन रहा है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हो जाएगा r cos फाई, एंड वाई एक्सिस पे मिलेगा आपको r sin फाई, ये डिस्टेंस r sin फाई। ये तो एक्स वाई प्लेन में हो गया। अब बात करें अगर जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस में प्लेन ये है और प्लेन से हम जेड डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं,
तो इस पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं जेड से, मतलब ठीक है। तो जेड एक्सिस पे तो हमें जेड मूव करना पड़ रहा है। इसको हटा देते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू आई है r cos फाई एंड y की वैल्यू है r sin फाई एंड z की वैल्यू आ गई है आपके पास z। सो दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये आपको याद रखना है और इसका यूज़ एप्लीकेशंस आपको फिजिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो x इक्वल टू आर कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन फाई एंड z इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इसके बाद में हाँ, नाउ वी हैव टू राइट लाइन एलिमेंट dl। सो अब इसको हटाओ, इसको काम खत्म, इसको याद रखना बस ये है dl डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो dl लिखना है। पिछले लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट क्या होगा और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट क्या होगा। तो dl कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप देखते हो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप आता है। इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखते हो r dr साइन थीटा क्या आता है dr r कैप प्लस r साइन थीटा d थीटा कैप प्लस नहीं, यहाँ पर r रहता है r d थीटा, हाँ सॉरी, दिस इज r d थीटा कैप एंड हेयर r साइन थीटा d फाई कैप। ये रहता है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे लिखते हैं, इसको कैसे राइट करते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उस वीडियो पे में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हटाते हैं। तो r फाई जेड है, तो यूनिट वेक्टर रहेंगे r कैप फाई कैप एंड जेड कैप, और इनका कुछ कोफिशिएंट आएगा। वो कोफिशिएंट हमें इस फिगर से देखना है। यह फिगर हो गया है बहुत हौच पौच, इसको हम हटा देते हैं और एक नया फिगर ड्रॉ करते हैं, उसमें चीज़ों को समझते हैं। x, y and z and this is radial vector r which makes angle phi with x-axis. So along r direction, if we talk about small element dr, so r डायरेक्शन में जो स्मॉल एलिमेंट मिलेगा वो हमें dr मिलेगा। सो इट इज dr। बात करें फाई कैप की डायरेक्शन, पहले देखो फाई कैप यहाँ से मूव होता है इस तरीके से और ऐसे, तो इसको हटाओ पहले। ये हो गया r और ये मूव हो रहा है कुछ ऐसे, रोटेट हो रहा है रेडियल वेक्टर, तो रोटेट हो रहा है तो फाई भी इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से 2 पाई इंक्रीज हुआ। तो इसी में अगर हमने स्मॉल रोटेशन देखें, इसका ये r है, इसका स्मॉल रोटेशन देखें तो दिस विल बी आल्सो r एंड हेयर इट मेक्स स्मॉल एंगल d फाई। सो
इट्स डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। फाई की अगर डायरेक्शन देखें तो इस तरीके से डायरेक्शन हो रही है, ये निकल के आ रही है, और इसमें स्मॉल एलिमेंट, अगर इस सिलेंडर में स्मॉल एलिमेंट अलोंग डी फाई, अलोंग फाई कैप देखें तो हमें ये जो इतना मिल रहा है पार्ट, ये इतना पार्ट, ये है स्मॉल एलिमेंट डी फाई की डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू आप देख लो, ये अगर आर है, रेडियल वेक्टर आर है और ये डी फाई है, तो रेडियस, एंगल एंड आर्क में एक रिलेशन है। तो ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, आर डी फाई। ये है अलोंग फाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर डी फाई। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करें हम जेड कैप की, तो जेड कैप क्या है, जेड कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में हमने चूज़ किया था ये डिस्टेंस, दिस इज जेड, और इसी डायरेक्शन में अगर स्मॉल एलिमेंट हम चूज़ कर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डी जेड आसानी से हम लाइन एलिमेंट डी जेड लिख सकते हैं। सो वैसे भी मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देख लो, डी आर जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आप नोट कर लेना, डी आर है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट अलोंग आर डायरेक्शन, या बोलो रेडियल वेक्टर डायरेक्शन अलोंग आर डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये है स्मॉल एलिमेंट, मतलब डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट अलोंग फाई डायरेक्शन। तो वो मैंने फाई डायरेक्शन दिखाई कि इस तरीके से ये फाई डायरेक्शन है। एंड हेयर डी जेड डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। तो आई थिंक अब आपको सारा कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट का समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखेंगे और क्या होना चाहिए। तो ठीक है, ये डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद में हम मूव करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट में। इसको हटाते हैं। डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट अगर हमें लिखना है तो फिगर को तो हम हटा देंगे, फिगर से मतलब नहीं है, हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। और बाय फिगर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था। अगर आपको समझना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाके डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हो। तो डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट एक्चुअली डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर होता है, तो इसको हम इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो तीनों की डायरेक्शन में होगा। तो डी एस अलोंग आर डायरेक्शन, डी एस अलोंग फाई डायरेक्शन एंड डी एस अलोंग जेड डायरेक्शन। ये सरफेस वेक्टर निकल के आ रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होंगी ये हमें डिफाइन करना है। तो देखते हैं क्या आती हैं वैल्यूज़। सो डी एस आर अगर आपको लिखना है, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट पता है तो कुछ करना नहीं है, बस डी आर को हटाओ और फाई कैप एंड जेड कैप का जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो। तो आर डी फाई डी जेड, अब डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी, आर डायरेक्शन, तो ये आर कैप आएगा।
अब आप डी एस फाई और डी एस जेड को अपने आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? डी एस फाई लिखना है, डी एस फाई वाले टर्म को हटाओ, डी आर कैप का कंपोनेंट, जेड कैप का कंपोनेंट डी जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो तो डी आर डी जेड along phi direction. Now DSZ, what will be DSZ? So DSZ will be the multiplication of component of r cap and phi cap. So it will be r dr d phi and direction will be z cap. So this is differential surface element, या ये बोले हैं differential surface vector। तो अब लास्ट वन इज डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। dV, सो dV इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसको आप लिख सकते हो कैसे? r कैप, फाई कैप, z कैप, इनका जो कंपोनेंट है क्या है? dr है, r d फाई है और dz है। dr है, r d फाई है, dz है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मतलब r कैप का कंपोनेंट, फाई कैप का कंपोनेंट एंड z कैप का कंपोनेंट जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा r dr d फाई एंड dz। सो ये है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। अब आप देख सकते हो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट आया था वो आया था dv इज इक्वल टू r साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ये आया था। आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पर क्या है कि आर डी आर डी फाई डी जेड, ये डिफरेंस है दोनों में, कंपैरिजन कर सकते हो। तो स्फेरिकल वाला तो हटा देते हैं, इसका काम तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं। बात करते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप देख रहे हो आर डी फाई डी जेड आ रहा है। अब इसका एप्लीकेशन, अब आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में बोल दिए कि बिग सरप्राइज मिलेगा, क्या मिला सरप्राइज? यही है सरप्राइज, ये या ये। तो अभी अब आपका सरप्राइजेस स्टार्ट होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि चलो छोड़ो, हटाओ इसको इतना कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। बस ये है कि ये सब चीज़ें याद रखना। अरे शिट मैन, इसको हटा दिया, इसको रुको एक मिनट, इसको ज़रूरत है लिखने की। चलो हटा ही दो, क्या है, फिर से लिख लेंगे, यही तो है। साइड में लिख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब याद रहे बता देना, कुछ अगर मिस्टेक हो तो भी बोल देना कि डी एल को हमने क्या लिखा था? डी एल आया था डी आर प्लस डी आर आर कैप प्लस फाई डायरेक्शन में आया था आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। और लिमिट हमें पता है, जो मेन पॉइंट हैं वो मैं लिख रहा हूँ मेन पॉइंट्स। ये डीएल है, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट, और यहाँ पर जो लिमिट है, आर की लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, फाई की लिमिट है 0 to 2 पाई एंड जेड की लिमिट है -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये लिमिट है।
तो डी एस आर उसको भी लिख लेते हैं। डी एस आर की वैल्यू क्या आ रही थी, बोलो, डी एस आर की वैल्यू क्या आ रही थी, आर डी फाई डी जेड एलॉन्ग आर डायरेक्शन। डी एस फाई की वैल्यू आ रही थी कितनी, डी आर डी जेड फाई कैप, एंड डी एस जेड कितना आ रहा था, बोलो। अरे यार सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं, सफाई भी, शॉपिंग भी, टीचिंग भी। डी आर डी फाई एंड जेड कैप। सो दिस इज, अब साथ में अब लिख रहे हैं तो डीवी को भी हम डिफाइन ही कर देते हैं। डीवी इक्वल टू कितना, आर डी फाई एंड डी जेड। ये ठीक, इतना याद रख, अगर याद है तो अब देखते हैं क्या करना है। सर्किल, सर्किल का पेरीमीटर कितना है, 2 पाई आर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो 2 पाई आर। कहाँ से आता है 2 पाई आर, कैसे आता है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ लिया। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सर्किल भी डिफाइन हो रहा था, तो ज़रा लगाओ टेक्निक और देखो 2 पाई आर कैसे आता है। सर्किल है ये, पहले तो देखो पेरीमीटर है क्या, बहुत लोग तो भूल गए होंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो दिस इज सर्किल, इसको यहाँ से ब्रेक करो तो ये जो इस तरीके से एक इधर ये जो इतनी डिस्टेंस ये लेंथ निकल के आएगी, दिस इज पेरीमीटर, और ये होती है 2 पाई आर इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज आर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेंथ है, पेरीमीटर की यूनिट अगर देखें तो मीटर में रहती है, तो इट इज नोन एज लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो dl यहां पर देखो, dl अब ये देखना है कि dl जो है ये 2 पाई आर ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये सर्किल ऐसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे, तो मैंने बोला कि ये है आर और इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, ये फाई एंगल बना रहा है, ये 0 to 2 पाई। तो ये अगर फाई है, ये आर है, हाँ 0 से 2 पाई पे रोटेट होता है आर। तो जो ये लेंथ है इसमें कौन सा एलिमेंट लेंगे, लेंथ हमारे पास डी लाइन एलिमेंट जो है 3 डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में, फाई कैप डायरेक्शन में, जेड कैप डायरेक्शन में है। इसमें से कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है पेरीमीटर निकालने के लिए एक सर्किल का देखें, तो उसके लिए हमें निकालना होगा जिसमें जेड नहीं है, डायरेक्ट हाइट नहीं है, और डी आर इस डायरेक्शन में नहीं कोई भी वेरिएबल, आर जो है वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आर फिक्स है, आर कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, फाई, मतलब फाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास एक ये जो कंपोनेंट आ रहा है, ये पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सर्किल के लिए। और उसमें भी आप देख रहे थे कि ये जो है इतना पार्ट, ये डी आर डी फाई आ रहा था, आर डी फाई, इसी फाई डायरेक्शन में। अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर दें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सर्किल मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है तो बस लिमिट लगाना है। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट एलोंग फाई डायरेक्शन। अब एलोंग फाई डायरेक्शन डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट क्या है, देखो जरा, आर डी फाई, आर डी फाई, इसको इंटीग्रेट करो जरा। आर कांस्टेंट है, मैंने बोला सर्किल में रेडियस फिक्स रहती है,
तो आर कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। डी फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 to 2 पाई, आर बाहर, डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई 0, सो यहाँ से आया 2 पाई आर। सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर हो गया। तो सर कौन सी बड़ी बात है, पेरीमीटर निकाल दिया, निकाल के दिखाओ जरा सरफेस एरिया, सॉरी इस सर्किल का एरिया निकाल के दिखाओ, तब देखें हम सरप्राइज मिलता है क्या। देखते हैं, एरिया ऑफ सर्किल नंबर 2। बचपन से आप ये भी पढ़ते आ रहे हो, पूछा जाएगा तो आराम से बोल दोगे सर पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। तो फिर वही चीज है कि ये है सर्किल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, सॉरी गलती एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इस एक्स वाई जेड एक्सिस में मैंने बोला कि इधर साइड में एक रेडियल वेक्टर आर रहेगा, ये रेडियस है, तो यहाँ पर ये एंगल फाई बना रहा है। अब ये आर जो है रोटेट हो रहा है। अभी आपको देखना है कि सरफेस एरिया एरिया ऑफ सर्किल निकालना, इस सर्किल का एरिया निकालना है। तो इसमें तो 3 सरफेस एरिया लिखे हुए हैं, कौन सा यूज कर लें भाई? तो एरिया, मैंने बोला कि एरिया वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में रहता है, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, आउटवर्ड। ये अगर सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब जरा देखो, ये सर्किल है, एक्स वाई प्लेन में है, इस तरीके से मैंने दिखाया ना कि ये सर्किल है, इसको इस प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब इन तीनों में से कौन सा यूज करना है हमें, इन तीनों में से अलोंग जेड डायरेक्शन, दिस वन, जेड कैप है ना, जेड डायरेक्शन में, तो ये सरफेस, ये लाइन एलिमेंट यूज करना है, सरफेस एरिया डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, और एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। अब जेड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, डी एस जेड की वैल्यू पुट करो, आर डी फाई इंटीग्रेशन, 2 वेरिएबल हैं, डबल इंटीग्रेशन होगा, आर डी आर एंड डी फाई है, तो इसको सेपरेट करते हैं, यहाँ से आएगा आर डी आर और यहाँ से आएगा डी फाई। अब आर डी आर, इस पे जो लिमिट है वो ने बोला ना कि 0 to आर रेडियस का सर्किल बनाओगे ना, सर्किल है तो ऑब्वियसली कुछ रेडियस होगी, तो 0 to आर, एंड फाई की लिमिट पूरा रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, 0 to 2 पाई। यहाँ से देखो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, इस पे लिमिट भी लगाओगे तो यही आएगा, आर स्क्वायर बाई 2, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और फाई पे लिमिट लगाओगे तो 2 पाई, 2 कैंसिल, एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर। देख लो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अगर आपको लगता है कि ये सरप्राइज है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। दूसरा देखते हैं सरप्राइज, ये तो दूसरा नंबर है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम, तो ये सर्किल का निकलेगा नहीं, सर्किल तो 2D फ्रेम में है, निकलेगा वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, लेकिन सिलेंडर का सरफेस एरिया भी रहता है, तो हम पहले बात करेंगे सरफेस एरिया की। नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया, या ये बोले कर्व्ड सरफेस एरिया, ये एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब अगर ये है तो ये पार्ट, ये जो रोटेट हो रहा है ये वाला पार्ट,
ये है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया आपको पता ही है कितना होता है, बोलो। कर्व सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू, रेडियस है इसकी स्मॉल r, सो पाई r स्क्वायर, हाइट है इसकी h, सो पाई r स्क्वायर h। ये है कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया है ना, सॉरी ये सरफेस वेक्टर लिखे हुए, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। अब बताओ कौन सा वेक्टर यूज करना है हमें। इन तीनों में देख के बताओ। ये पहली बात तो ये तीनों जो हैं एक सिलिंड्रिकल के लिए लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट। कौन सा यूज करना है इसमें से, DSR R डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या फाई डायरेक्शन में। तो आई थिंक फाई डायरेक्शन में रोटेट करना है और जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है। मतलब जिसमें फाई भी रोटेट हो रहा है और जेड एक्सिस भी आ रही है, तो आई थिंक ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि फाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डबल इंटीग्रेशन, दो है तो डबल इंटीग्रेशन, चलो एक ही लिखो, क्या दिक्कत है, DSR। अब DSR की वैल्यू R/d∅, तो R/d∅, यहाँ पर लिमिट, फाई की लिमिट होती है 0 से 2 पाई। फिर है जेड, तो dz, जेड की लिमिट क्या लगाई, मैंने बोला ना कि ये है सिलेंडर जिसमें रेडियस है कांस्टेंट r। ये r तो इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज कौन हो रहा है, जेड। ठीक है, जेड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसकी है हाइट h, तो 0 to h, तो 0 to h, और फाई जो इंक्रीज हो रहा है वो है 0 to 2 पाई। इसी को इंटीग्रेट करो, तो r क्या, r स्क्वायर बाई 2, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, r कांस्टेंट है ना, r को बाहर करो, d∅ की वैल्यू आएगी कितनी, d∅ की वैल्यू, अरे यार क्या, ये है सरफेस एरिया लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, सरफेस कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई RH। गलती के लिए बहुत 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 सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, R को बाहर करेंगे, d∅ की वैल्यू 2 पाई, d∅ का इंटीग्रेशन फाई की वैल्यू 2 पाई, एंड देन dz का इंटीग्रेशन h, z रहेगा, z पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये h आएगा, तो 2 पाई RH, ये आया है कर्व सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो ये थर्ड चीज़ हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फोर्थ चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यही आपके पास में स्मॉल एलिमेंट लिखा हुआ है, तो V निकालना है, तो V विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dV की वैल्यू पुट करो, R dr d∅ dz, इंटीग्रेशन लिमिट, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे R dr, यहाँ पर लिमिट 0 to स्मॉल r। ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, हाइट h है, इसका हमें निकालना है वॉल्यूम, तो R dr d∅, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, dz का मतलब कुछ नहीं,
डी जेड का मतलब डी जेड 0h। इसके बाद में इंटीग्रेट करो इसको, देखो r²/2 लिमिट अप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, r²/2 पे r0 लिखा, d5 का इंटीग्रेशन 5 पे लिमिट 2 पाई आया, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड पे लिमिट अप्लाई करोगे h तो ये h आएगा, तो ये आएगा 2 कैंसिल पाई r²h। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। तो ये मैंने आपको दिया है बिग सरप्राइज, और इतना सब हो गया है तो आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैंने निकाल के दिखाया था पिछले वाले लेक्चर में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये है आपका HW होमवर्क। क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, prove that surface area of sphere is equal to 4 pi r²। यही होता है ना, ये प्रूव करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखना, सॉल्व करना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसके लिए आपको वही है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उस पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं इसके आगे क्या। तो इसके आगे हम बात करेंगे अब ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट, सेकंड चीज है डाइवर्जेंस, थर्ड चीज है कर्ल, फोर्थ चीज है लाप्लासियन। ये चार चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों को अप्लाई करना हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट। मैं आपको बता दूं, ग्रेडियंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी का रहता है, डाइवर्जेंस है ये वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, कर्ल है वेक्टर पे अप्लाई होता है, और लाप्लासियन वेक्टर जो है ये तो डबल डेरिवेटिव मतलब डेल स्क्वायर, ये जो है ये भी स्केलर पे अप्लाई होगा। तो ये चारों चीज़ें हमें पढ़नी हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, चारों चीज़ें पढ़नी हैं। इस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, और उसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका। बात करते हैं ग्रेडियंट की। बोलेगा कोई कि ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस v इक्वल टू 4x² है, इसका ग्रेडियंट निकालो, तो आप बोल दोगे dv/dx इक्वल टू कितना 4 टू 8x, ठीक है। मतलब अगर ग्रेडियंट वैसे ये डेल v इक्वल टू अप्लाई करोगे तो x डायरेक्शन में है, तो ये रहेगा आपका यही वही 4x आएगा, 4 टू 8x आएगा। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन तो हम सॉल्व करते आ रहे हैं बचपन से मतलब 11th 12th या फिर जो है ग्रेजुएशन में सॉल्व कर रहे हैं। रियल मीनिंग क्या है इसकी, ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस की, कर्ल की, लाप्लासियन की? रियल मीनिंग से मतलब है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन, ये चारों चीज़ें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो बताएंगी, साथ में इनका हम बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर, आई होप जल्दी आएगा इस चैनल पे। फिजिक्स एक्सिस याद रखना, फिजिक्स एक्सिस दुआओं में याद रखना इस चैनल को। चलो ठीक है, बाय बाय।